नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ पवन नारा। 2024 के संग्राम के लिए मोदी ने अपना टारगेट फिक्स कर दिया है और इस लड़ाई में कैसे विजय हासिल करनी है, इसका रोडमैप भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज सेट किया। मोदी ने आज बीजेपी के अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे चुनाव में उतरना है, कितनी शिद्दत के साथ काम करने की जरूरत है। आज जब मोदी बोले तो न सिर्फ उन्होंने अपना विजन क्लियर किया, बल्कि उन्होंने विरोधियों को भी निशाने पर लिया, इंडिया अलायंस को भी टारगेट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, साथ ही फ्यूचर का प्लान भी बताया। आपको प्रधानमंत्री के संबोधन की एक एक बात आपको बताएंगे, पर सबसे पहले उन्होंने कैसे विपक्ष को टारगेट पर लिया, कैसे कांग्रेस पर अटैक किया, वो सुनवाते। कांग्रेस से साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए उसने अस्थिरता का सहारा लिया। हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की। आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है, तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोडमैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ, जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की, कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए। आप सिर्फ सोचिए कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था। इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए। इन्होंने अप्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, HAL को खत्म किया जा रहा है। ये लोग तो HAL के बाहर फोटो तक खींचवाने के लिए चले गए थे। लेकिन देखिए HAL आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है। आज देखिए कितने सारे ऑर्डर आज उनके यहां बुक किए गए हैं। आज जरा देखिए HAL का मार्केट वैल्यू कितना बढ़ गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर, उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया। जब एयर स्ट्राइक हुई तो उसकी सफलता के प्रमाण मांगे जाने लगे। कांग्रेस भारतीय सेनाओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने आज जोरदार अटैक किया। एक एक करके कांग्रेस सरकार के कारनामे भी गिनाए और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी ने कंफ्यूज पार्टी भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर ही सिद्धांतों की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस इतनी हताश और निराश हो गई है कि उसमें सैद्धांतिक और वैचारिक विरोध करने का भी साहस नहीं बचा है। ऐसे में गाली गलौज और मोदी पर झूठे आरोप लगाना उनका एकमात्र एजेंडा रह गया है। कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है,
इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है आपको जानकर के आश्चर्य होगा। क्या लड़ाई है? कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। यानी कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध, वैचारिक विरोध का साहस भी नहीं बचा। इसलिए गाली गलौज और मोदी पर झूठे आरोप ही उनका एकमात्र एजेंडा बन गया है। प्रधानमंत्री जब कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया कि कैसे वोटर्स को जोड़ें। पीएम मोदी ने कहा कि एक नए संकल्प के साथ कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाएं, लोगों को समझाएं कि भ्रष्टाचार पर एक्शन जारी है, महंगाई पर लगाम लग रही है, देश के दुश्मनों में डर बना हुआ है, मुफ्त राशन, किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे और भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। हमें सिर्फ सरकार बनाने के लिए लोगों को नहीं जोड़ना, बल्कि देश बनाने के लिए भी तो लोगों को जोड़ना है। जो किसी भी कारण से अभी भी भाजपा से दूर है, उन तक हमें पहुंचना है। सबका साथ, सबका विकास ही हमारा मंत्र है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है और इसके लिए भाजपा जरूरी है। इसके लिए भाजपा सरकार जरूरी है। आज देश की जनता कह रही है भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बने, इसके लिए भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो, इसलिए करोड़ों भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता रहे, इसलिए किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे, 100% लाभार्थी तक तेजी से लाभ पहुंचे, इसलिए साथियों, आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष झूठे वादे करने में माहिर है, लेकिन फिर भी वो ये वादा नहीं कर सकता कि भारत को विकसित बनाए। बीजेपी का यह वादा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत भारत होगा। और यह मोदी की गारंटी है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेंगे। विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है। बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं।
एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने। जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। और हमारा वायदा है विकसित भारत का। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ये लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, एनडीए ही ऐसा एक गठ है जिसने इसका सपना देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर अपने चहेतों को ही सत्ता में बनाए रखने का बड़ा आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के वर्षों बाद तक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक खास परिवार के आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो हमने यह व्यवस्था बदल दी, नए लोगों को मौका दिया, हर उस राज्य से प्रतिनिधि बनाए जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी। उस व्यवस्था में कुछ बड़े परिवारों के लोगों को ही सत्ता के केंद्र में रहे, उनके आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती रही। अहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया। हमने इस व्यवस्था को भी बदल दिया। हमने नए लोगों को मौका दिया कि वो हमारी व्यवस्था का हिस्सा बने और परिणाम ला करके दिखाएं। इससे व्यवस्था में नयापन आया और इसका लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रहा। हमारी कैबिनेट में रिकॉर्ड संख्या में नॉर्थ ईस्ट के मंत्री हैं। नागालैंड से पहली बार एक महिला राज्यसभा में सांसद बन गई है। हमें गर्व है कि हमने पहली बार त्रिपुरा के व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर स्थान दिया है। पहली बार हमारी सरकार में अरुणाचल प्रदेश को कैबिनेट मिनिस्टर मिला है। पहली बार गुर्जर मुस्लिम को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमारी सरकार में ही गोवा से कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हमें गर्व है कि हम बीजेपी के एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा है जो मंत्रालय में रिकॉर्ड ओबीसी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। अमित भाई ने इसका विस्तार से वर्णन किया, इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं कहना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास हमारे काम से ही झलकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के लिए आत्मविश्वास से भरे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि तीसरा टर्म महत्वपूर्ण क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता भोगने के लिए नहीं, फिर से सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य को संवारने के लिए सरकार में रहना चाहते हैं। पीएम मोदी ने यह कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालना और 10 साल का बेदाग कार्यकाल कोई सामान्य काम नहीं है। बावजूद इसके अभी भी कई काम अधूरे हैं। हम राजनीति करने नहीं, बल्कि राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। साथियों, कई बार लोग मुझसे कहते हैं मुझे कहते रहते कि अरे मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ क्या कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए, अब क्यों इतनी भागदौड़ करनी। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में किए गए ऐतिहासिक कामों का भी जिक्र किया और इसमें सबसे ऊपर नाम था राम मंदिर का। पीएम मोदी ने धारा 370 को हटाने से लेकर वन रैंक वन पेंशन,
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ कई कामों का जिक्र किया जो लैंडमार्क काम रहे, जिनके नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया है। 4 दशक बाद आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी हुई है। 3 दशक बाद आखिरकार देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। 3 दशक बाद आखिरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। 3 तलाक की बुराई के लिए विरुद्ध कड़ा कानून बनाने का साहस भी हमने दिखाया है। दशकों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी, उसे हमने ही पूरा किया। यह प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि वैसी अनेक सिद्धियों का निमित्त बन सके। साथियों, कोई भी देश हो, वो अपना भविष्य तभी संवार सकता है जब वह अपने इतिहास को सहज कर रखता है। बीते वर्षों में भारत ने अपने इतिहास को सहेजा भी है, संवारा भी है। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण किया। हमने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाई। हमने अंडमान में नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नामकरण किया। हमने दांडी में नमक सत्याग्रह का आधुनिक स्मारक का निर्माण किया। हमने बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थ को विकसित किया। हमने रांची में भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में म्यूजियम बनाया। सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे कार्यकाल में बनी। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस हमारी सरकार ने घोषित किया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का अवसर हमें मिला।